हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने एक मासूम को भी निशाना बनाया और इसमें एक 9 साल के बच्चे की जान चली गई। ये बच्चा अपने पिता के साथ वहां से गुजर रहा था और कुलगाम का रहने वाला था। वहीं शहीद जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ की 90 बटालियन के जवान रोड खुलवाने के लिए जा रहे थे। यह हमला अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में हुआ। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चला रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। रिफत, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है लेकिन सर्च ऑपरेशन में अभी कोई कामयाबी मिली है? देखिए, सर्च ऑपरेशन चूंकि शुरू किया जाता है जब भी कोई अटैक होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिलिटेंट वहां उस एरिया में हों, क्योंकि जब अटैक होता है उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आईजीपी ने कहा कि वो स्कूटी पे आए थे तो उनके पास जो है अपना वहां पे स्कूटी थी, तो कहीं ना कहीं वो किसी एरिया में भाग गए होंगे और उसके बाद वहां जहां उनका निशाना था जाने का वहां पहुंच गए होंगे। लेकिन अभी तलाश की जाएगी इस चीज़ की कि अगर वहां पे मिलिटेंट थे तो किस इलाके में गए हैं, उनको ट्रैक करने की कोशिशें जारी होंगी वहां पे। जी बिल्कुल। और इधर आतंकी हमले में बच्चे की मौत पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कश्मीर में एक मासूम हिंसा का शिकार बना। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बच्चे की मौत बेहद दुखद है और हर तरफ से इसकी निंदा हो रही है। हमारे साथ रिफत जुड़े हुए हैं। रिफत, ये तो कायराना हरकत है। आप जवानों को परेशान करें, उन पर किसी तरह का हमला करें तो समझ आता है, लेकिन बच्चे को, एक मासूम को निशाना बनाना, ये कायरता से कम कुछ भी नहीं। देखिए, ये जो घटना है काफ़ी दुखद घटना है। जिस तरीके से आपने बच्चे का जिक्र किया, क्योंकि बच्चा मासूम था और बताया जा रहा है कि बाप भी उसके साथ में था और वो वहाँ पे कहीं बस स्टॉप पे गाड़ी का वेट कर रहे होते और इस बीच जो फायरिंग हुई और उसके बाद पता चला कि एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल और साथ ही वहाँ पे देखा गया कि बच्चे को भी गोली लगी है। अभी हालांकि इस मामले की फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किन हालात में इसकी मौत हुई, कहाँ से गोली लगी और फायर क्योंकि इसको चेस्ट पे लगा है, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी जो परिवार है काफी गम में है, दुख में है। कोशिश की थी हमने भी उसके बाप से बात करने की, लेकिन वो उस हालत में नहीं था कि उससे बात हो जाती। और एज जो बताई जा रही है, कुछ लोग 9 बता रहे हैं, 8 से 9 साल इसकी एज है और सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 4 साल, 5 साल, 6 साल। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और 6 साल उसकी उम्र लिखी है, तो लेकिन एग्जैक्ट उम्र का पता जो चलेगा वो उनके पेरेंट्स ही बताएंगे कि कब उसने जन्म लिया था और एज उसकी क्या थी। लेकिन जब इस तरीके के पिक्चर्स देखता है इंसान तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है और काफी दुखी इंसान महसूस करता है, जैसा मैं पहले भी बता रहा था। और ये हालात जो है नए नहीं कश्मीर घाटी में, आज तक बहुत ज्यादा इस तरीके के फोटोग्राफ्स हमने भी देखे हैं और मैं भी इन्हीं हालात में जवान हो चुका हूं। मैंने भी हमेशा देखा। मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा, जब भी हम सुबह उठते हैं तो यही खबर आती है कि कहीं पे एनकाउंटर है, कहीं पे अटैक हुआ, कहीं को कोई मारा गया, कहीं पे गोली चली, कहीं पे सीज फायर वायलेशन हुई। तो जम्मू कश्मीर का, खासतौर से कश्मीर का जो हालत जो कश्मीर की है वो यही है और 31 साल से ये सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं मौत की खबर जरूर आती है। कोशिशें तो यही है और उम्मीद भी यही है कि जल्द ही ये सिलसिला भी टूटेगा, कि सुबह जब जम्मू कश्मीर की आवाम उठेगी तो उसे सुकून की आवाजें सुनाई देंगी, ना कि मुठभेड़ की, ना एनकाउंटर्स की, ना इस तरह की दिल दहलाने वाली खबरें सुनने में आएंगी। और इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एलओसी पर फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों के साथ ड्रग्स भी बेच रहा है। इसका पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब बालाकोट में एलओसी के पास गश्त के दौरान बरामद हुए ड्रग्स की एक खेप के पैकेटों में पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर के बालाकोट से सामने आई है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमें पता चली तो एसएचओ पुलिस स्टेशन मेंढर जो है वो अपनी टीम लेके और साथ में बालाकोट की टीम लेके वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे हमने जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया और जैसे ही हमने सर्च करना शुरू की तो नीचे जो फॉरेस्ट साइड है वो जब वहाँ पे सर्च शुरू की तो वहाँ पे हमने देखा कि एक सस्पिशियस बैग जो है, पॉलीथीन बैग है, वो पड़ा हुआ था। जब उसको अच्छे से खोल के देखा गया तो उसमें 3 पैकेट्स जो थे हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो पाया गया। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ रहे हैं। पवन, ड्रग्स की खेप के पैकेटों में पाकिस्तान का नाम लिखा दिखाई देना, मकसद और मंशा क्या दिखती है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये साफ है कि पाकिस्तान जो है वो ड्रग्स भेज रहा है आतंकियों के साथ साथ, क्योंकि मेंढर और बालाकोट का जो इलाका है, इस इलाके में
पिछले 1 महीने से लगातार रोजाना सीज फायर का उल्लंघन होता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन आतंकियों के साथ साथ पुलिस को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स भी जो है वो भी भेजी जा रही है। तो ये एक बड़ी साजिश वहां पर पाकिस्तान की जो थी वो विफल की है पुलिस की टीम ने। जो मेंढर पुलिस है वहां पर उन्होंने जाके सर्च करके ये लगभग 1.5 किलो के करीब हेरोइन जो है वो वहां से बरामद की है, और अब ये जांच की जा रही है कि उनके कौन से हैंडलर इस इलाके में थे जिनको ये पैकेट रिसीव करने थे। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की साजिश थी कि पूरे जो इलाके LOC के हैं उन इलाकों में सीज फायर की आड़ में आतंकियों को भेजना और साथ में ड्रग्स भेजना, जिसमें साफ पाकिस्तान का सबूत दिख रहा है कि लाहौर की जो एक दुकान थी यूनिफॉर्म जो बनाते हैं वहां दुकान के जो पैकेट थे उनमें ये जो पूरी सीज की गई थी जो हेरोइन थी जो पुलिस ने बरामद की है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इधर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख के लेह में हवाई निगरानी बढ़ा दी है। लेह में सेना के जवान चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो खूबियों से लैस है, जो 11 टन तक का भार उठा सकता है, भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम है, बेहद घनी पहाड़ियों में भी आराम से ये अपनी उड़ान भर सकता है और किसी भी जगह किसी भी तरह के मौसम में दुर्गम ऊंचे इलाकों पर ये उड़ान भरने में सक्षम है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर की लेह लद्दाख में मौजूदगी ये साफ संकेत है कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति पर लड़ने के लिए और किसी भी कीमत पर न झुकने के लिए। तो चिनूक हेलीकॉप्टर की निगरानी में अब इस वक्त लद्दाख के लेह की वो तमाम सीमाएं हैं जिस पर चीन अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। इस बीच लेह लद्दाख के अपने 2 दिन के दौरे के बाद लौटे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उन्हें भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात का हाल बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस के अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद वतन लौटे हैं। सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री को LAC पर भारतीय सेना की स्थिति और चीन की सेना की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। और जानकारी है कि चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और LAC पर चीन की सेनाओं की घुसपैठ को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का दावा है कि चीन की सेना देश में 18 किलोमीटर तक अंदर घुस आई। चीन ने नए बंकर बनाए, सड़क बनाई और सरकार चुप है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के बयान के मुताबिक अगर चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की तो गलवान घाटी में हमारे 20 जवान किस लिए शहीद हुए। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट एवं समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर भी चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा
घुसपैठी करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी। और कांग्रेस के नेता बाबर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चीन की सेना जहां तक पहुंच गई वहां से हवाई पट्टी में 25 किलोमीटर दूर रह गई थी। उन्होंने कहा कि क्या पीएम झूठ नहीं बोल रहे, क्या उनके झूठ से सेना का मनोबल कम नहीं हो रहा। आज देश के एलएसी के अंदर 18 किलोमीटर अंदर पीएलए की फौजें घुस चुकी हैं। ऐसी एक स्थिति पैदा हो गई है। सैटेलाइट इमेजिंग, मीडिया की रिपोर्ट और जो विशेषज्ञ हैं डिफेंस के, वो सब कह रहे हैं आज कि PP-10 और PP-13 तक अब हमारी भारतीय सेना के जवान और अफसर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। और इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीन की सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीन भी दुस्साहस कर रहा है, पाकिस्तान, चीन, लेकिन नेतृत्व श्रीमान मोदी जी के हाथों में है। चीन ने हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ने का प्रयास किया तो हमारे जवानों ने उनके जवानों की गर्दन भी तोड़ दी। ये 62 वाला भारत नहीं है। और इधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के इंडिया गेट के पास गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार सीमा पर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है। लेकिन इस दौरान इंडिया गेट के पास इस तरह बैठने की कोई अनुमति न लेने की वजह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन सेना के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारतीय सेना के कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने साथियों के साथ इस वक्त इंडिया गेट के पास बैठ गए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन बारिश के बीच भी वो बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जो ये घटना हुई है उस पर भारत सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। अनिल जी, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हालांकि बारिश भी हो रही है, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मकसद एक ही है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, ख़ास तौर से कर्नल संतोष जी और 19 जवान जिन्होंने देश की सीमा पर जो चाइना से तनाव है उसमें अपनी शहादत दे दी, उनको याद कर रहे हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और इन वीर सैनिकों का संदेश घर घर तक जाए। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश में ना कोई आया ना कोई गया है, तो सवाल ये उठता है कि शहादत हो कैसे गई? क्या चाइना के लोग आकर के चले गए या वहाँ पे बैठे हुए हैं? ये देश को प्रधानमंत्री जी को बताएं। एक और कांग्रेस चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग का मुद्दा उठा रही है। आज भी राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जवाब देने की मांग की। इस फंड का मुख्य काम क्या है? इस फंड का मुख्य काम है जो लोग नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं उनके परिवारों के विषय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और ये जो डोनेशन होता है ये आप और हम करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। बंधुगण, इस परिवार ने, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सोनिया गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, सवाल पूछा यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष में सोनिया गांधी को कैसे जोड़ा गया जबकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राहत कोष लोगों की सहायता के लिए है लेकिन यूपीए सरकार में इसका पैसा एक परिवार की ओर से चल रहे फाउंडेशन में ट्रांसफर करना देश के साथ धोखा है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है कि देश के लोग अपनी गाढ़ी कमाई जरूरतमंद साथियों की सहायता के लिए पीएम राहत कोष में दान देते हैं। लोगों के इस पैसे को परिवार की ओर से चल रहे फाउंडेशन में ट्रांसफर करना न सिर्फ बेशर्म धोखाधड़ी है, बल्कि देश के साथ बड़ा धोखा भी है। यूपीए के शासन में पीएम राहत कोष बोर्ड में कौन बैठा था? सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष है। ये पूरी तरह निंदनीय है। इधर हरियाणा की सोनीपत में कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तकनीकी खराबी की वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कुछ देर के लिए गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। तो ये हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें हैं। ये मौके, इस तरह की तस्वीरों को देखना भी लोगों के लिए वाकई में बहुत बेहतर अनुभव होता है। हालांकि बहुत दूर दूर तक इन गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग थे जो तस्वीरों को कैद करते हुए भी नजर आए इधर अगल बगल में। इधर ये तस्वीरें बता दें, हरियाणा में सोनीपत में कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे की हैं, जहां वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। तकनीकी खराबी आई थी इस हेलीकॉप्टर में, इस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई और थोड़ी देर के लिए गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और साथ ही इनमें कई को हिरासत में लिया। तो तस्वीरें लखनऊ विधानसभा के बाहर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुर्ता पजामा पहने, सर पर लाल टोपी पहने, जो कि समाजवादी पार्टी की निशानी भी है, उसे पहने हुए यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन ये तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन तब भारी पड़ गया जब ये लोग यहाँ ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज कर दिया। विधानसभा के बाहर ये बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे और कुछ को हिरासत में भी पुलिस को लेना पड़ा। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस ने वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को टांगे में बांधकर घोड़े से खिंचवाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां भी ले रखी थी, जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लखनऊ और वाराणसी की है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं जो तेल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर लेकर और इस दौरान उन्होंने हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां भी ली हुई थी। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और बड़ी संख्या में थे, तो पुलिस को आनन फानन में हालात को काबू करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी और हिरासत में भी इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना पड़ा। वहीं वाराणसी की तस्वीरें देखिए, जहां टांगे से गाड़ी को खींचने की कोशिश करते हुए ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे उन्होंने किया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी आक्रामक है, चाहे चीन के साथ सीमा विवाद का मसला हो या फिर तेल की बढ़ी हुई कीमतें। हर लिहाज से कोई मौका नहीं चूकना चाहती और प्रदर्शन और नारेबाजी, विरोध, ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी विरोधी जो हैं वो कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में किन्नरों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा में बैठे किन्नर और उसके ड्राइवर की 3 लड़कों ने जमकर पिटाई कर दी। इन लोगों ने पहले तो रिक्शा रुकवाया और फिर डंडों से पहले ड्राइवर को पीटा और जब ड्राइवर भाग गया तो उसमें बैठे किन्नर को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने किन्नर को रिक्शे से नीचे उतारा और फिर पिटाई शुरू कर दी। मारपीट करने वाले लड़कों के मुताबिक घर में बेटा पैदा होने के बाद किन्नर अपने साथियों के साथ उनके घर गए थे और पैसे नहीं मिलने पर घर के सदस्यों के साथ गाली गलौज की थी। तो ये यूपी के फतेहपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पैसा नहीं देने पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान रिक्शे में बैठे किन्नर की पिटाई कर दी गई और ये कहा गया कि ये वो परिवार के लड़के हैं जिनके घर बेटा हुआ था। किन्नर पहुंचे थे, किन्नरों ने पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले तो वहां पर उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की थी और उसके बाद ये मंजर, ये वीडियो सामने आया जिसमें किन्नर की पिटाई हुई।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अम्फन तूफान के मुआवजे में बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए कुछ महिलाओं ने एक शख्स की पिटाई की है। घटना बनगांव के धर्मपोखरिया गांव की है। जिस शख्स की पिटाई हुई वो गांव पंचायत का सदस्य बताया जा रहा है। आरोप है कि अम्फन तूफान के बाद पीड़ितों के लिए जो मुआवजा आया था उसके बंटवारे में धांधली की गई। इसी से नाराज कुछ महिलाएं झाड़ू लेकर ग्राम पंचायत सदस्य गोपाल के घर पहुंची। महिलाओं ने गोपाल को पहले तो जबरन घर से बाहर निकाला और बाहर निकालते ही उस पर टूट पड़ी। जब गोपाल की पिटाई हुई इस दौरान काफी भीड़ एकत्रित थी। एक बुजुर्ग महिला ने आकर किसी तरह उसे बचाने की कोशिश भी की। खबर दिल्ली से है, जहां प्रीत विहार इलाके में रोड रेज में एक लड़कों ने कुछ कार सवार को गोली मारी है और हत्या कर दी है। तो कुछ लड़कों ने एक कार सवार की गोली मारकर हत्या की है। घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है। दिल्ली में प्रीत विहार इलाके में रोमेश छाबड़ा अपने दोस्त के साथ कार में कनॉट प्लेस जा रहा था। V3S मॉल के पास बाइक और स्कूटर पर जा रहे कुछ लड़कों ने साइड नहीं देने पर विवाद उनके साथ हुआ और इस दौरान बाइक पर सवार एक लड़के ने सोमेश को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये दिल्ली में रोड रेज के बाद हत्या का मामला है, जिसमें कुछ लड़के जो बाइक पर सवार थे वो दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जा रहे थे और इसी दौरान कार सवार को गोली उन्होंने मारी है। घटना बुधवार की है, जहां रात करीब 8 बजे वाकया हुआ है। दिल्ली में प्रीत विहार इलाके में सोमेश छाबड़ा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो अपने दोस्त के साथ कार में कनॉट प्लेस जा रहे थे और V3S मॉल के पास बाइक और स्कूटर पर जा रहे कुछ लड़कों से साइड न देने पर विवाद हुआ और इसी दौरान गोली उन्हें मार दी गई। तो जो बाइक वाले थे जो शायद उनसे आगे निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पाए। बातचीत गाड़ी तक खत्म हो गई थी लोगों की आपस में। दोनों ने एक दूसरे से कह दिया ठीक है छोड़ो जाओ, लेकिन अगली रेड लाइट पर पहुंच के खड़खड़ी मोड़ दी। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के दूसरे राज्यों में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद नालियों के गंदे पानी में डूबी सड़कों पर लोगों की आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और सड़कों में पानी भरने से रास्तों पर जाम भी लगा नजर आया। तो पटना और भागलपुर की 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां कई शहरों में सड़कों पर पानी भर गया है। दरअसल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है बिहार की राजधानी पटना में और राज्य के दूसरे शहरों में भी, और इस मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा है, जिसमें पटना और भागलपुर में हालात आप देखिए। नालियों के गंदे पानी में डूबी सड़कों पर लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच एक इलाके से आई तस्वीरों में उफान पर बह रहे एक नाले में एक मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से उसकी जान पर बन आई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसे खतरे में डाल दिया। पानी के तेज बहाव की वजह से उसकी मोटरसाइकिल पलट गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि वो डूबने वाला है। कुछ तस्वीरों में वो अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया। किनारे खड़े लोगों ने ये देख वो लोग घबरा गए। कुछ लोग तो उसके नशे में होने की बात भी कहने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ज़्यादा देर तक मोटरसाइकिल को एक जगह पर नहीं रोक पाया। मोटरसाइकिल के बहने के बाद किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए किनारे पर पहुंचा, जिससे उसकी जान बच गई। में है केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 6000 बेड की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में 13500 बेड हैं और 7500 बेड खाली हैं। लेकिन केजरीवाल ने आगे और क्या बताया वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आईसीयू के बेड बढ़ाने पड़ सकते हैं। उतने ही लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, तो
बेड की रिक्वायरमेंट जो है अपने दिल्ली में वो अब 6000, पिछले एक हफ्ते से लगभग 6000 बेड्स की ज़रूरत है। और अभी हमारे पास दिल्ली में 13,500 बेड हमने तैयार कर रखे हैं। अस्पतालों में 13,500 बेड इस टाइम अपने तैयार हैं, उसमें से 7,500 बेड खाली हैं और केवल 6,000 बेड पे पेशेंट हैं। कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद हो सकता है आईसीयू के बेड की ज़रूरत पड़े। अब हमें लोगों की जान बचाने के लिए हो सकता है आईसीयू के बेड बढ़ाने पड़े, तो हम दोनों ही कर रहे हैं। चलिए, दिल्ली की तैयारियां क्या है ये आपने देखा, लेकिन देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्या आंकड़े हैं वो अब आपको हम बता देते हैं। 17,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 4,90,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 15,000 के पार हो गया है। भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,90,401 हो चुका है। वहीं इनमें 2,85,637 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 15,301 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,89,463 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,47,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 73,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 70,977 है। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े भी आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया भर में आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। दरअसल 95,88,717 ये आंकड़ा पहुंचा है, जिनमें 48,22,067 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,88,842 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 42,77,808 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 24,22,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 12,28,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,13,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार हो गया है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की महामारी के मद्देनजर असम के गुवाहाटी शहर में रविवार को आधी रात के बाद 14 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा हुई है। इस बात की घोषणा असम के स्वास्थ्य मंत्री ने की। गुवाहाटी में ये लॉकडाउन 12 जुलाई तक लागू रहेगा। पिछले एक हफ्ते में गुवाहाटी शहर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर असम के लोगों के लिए। कोरोना की महामारी के मद्देनजर असम के गुवाहाटी शहर में रविवार को आधी रात के बाद 14 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा हुई। All government offices of autonomous subordinate offices and private offices will remain closed. All business, commercial establishments, shops, trade activities shall remain closed.